ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, जरा बैलेंसिंग का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कल हम लोग ने बैलेंसिंग पढ़ा था, पहले जस्ट एक रिवीजन करते हैं। जैसे कि H2O प्लस 2H2O2 प्लस H2SO4 3। तो हम लोग कैसे करते हैं, अगर इसमें हम लोग को हाइड्रोजन गिनना है तो कितना रहेगा, कोई बता सकता है? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना रहेगा, कोई बता सकता है? हेलो, हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 रहेगा। ऑक्सीजन कितना रहेगा ऋषिका? वेरी गुड। यहाँ पे प्रीतेश बताओ कितना रहेगा हाइड्रोजन? वेरी गुड, मतलब 2 × 2 करोगे। ऑक्सीजन कितना रहेगा? 2 × 2 रहेगा। यहाँ पे सुजल कितना रहेगा हाइड्रोजन? हेलो, हाँ, 6 रहेगा। 3 × 2। और फिर और कौन रहेगा बताओ? 3। और ऑक्सीजन कितना रहेगा? 12। वेरी गुड, ऑक्सीजन रहेगा 3 × 4। यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? अभी हम लोग क्या करते हैं, सम सॉल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट अपने को क्वेश्चन दिया है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? H2S2O7 प्लस H2O gives rise to H2SO4। तो अभी अपने को क्या करना है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे फर्स्ट चीज क्या गिनना है अपने को, यहाँ पे हाइड्रोजन। कोई बता सकता है कितना रहेगा हाइड्रोजन यहाँ पे? हेलो, कोई बता सकता है हाइड्रोजन कितना रहेगा? दोनों का एक सा बदल, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पूरा ले रहे, तो कितना रह सकता है यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे? 4 रहेगा। सल्फर कितना रहेगा यहाँ पे? वेरी गुड। और ऑक्सीजन? 8 रहेगा। 8 8, वेरी गुड। यहाँ पे हाइड्रोजन, हेलो रिद्धि, ऋषिका, आप लोग भी आंसर दो है, नहीं तो आप लोग को सिर्फ ये कुछ समझेगा नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो बोलते रहो कितना रहेगा इसमें, हाइड्रोजन कितना रहेगा राइट हैंड साइड पे? 2 रहेगा। सल्फर और ऑक्सीजन कितना है? वेरी गुड। अभी देखो आपको क्या करना है, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड को क्या करना है, सेम करना है। तो आप क्या करोगे, आप ये सल्फर को देखो, सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इक्वल कैसे करोगे, कोई बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा इसको, ये सल्फर को? वेरी गुड, मल्टीप्लाई 2 किया तो क्या होएगा, ये पूरा 2H2SO4 होएगा। तो ये भी इंटू 2 होएगा, ये भी इंटू 2 होएगा। तो इक्वल टू कितना होएगा 4, इक्वल टू कितना होएगा 2, इक्वल टू कितना होएगा 8। अभी देखो, 4 और ये 4 बैलेंस्ड है, 2 और ये 2 बैलेंस्ड है, 8 और ये 8 बैलेंस्ड है। तो हम लोग का रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन क्या आएगा, H2S2O7 प्लस H2O गिव्स राइज टू 2H2SO। क्लियर है कैसे सॉल्व करते हैं ये? हाँ ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेगा तभी ध्यान दो, ठीक है, ये वाला भी छोड़ दो। हाँ रुको ना, पहले लिख तो लो। हुआ लिख के तो बताना।
ठीक है, अभी ये जरा सेकंड क्वेश्चन देख लेना। सेकंड क्वेश्चन में बताओ सल्फर कितना रहेगा, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना रहेगा सल्फर सेकंड इसमें? 2 रहेगा, यहां पे 1 और यहां पे 1, 2 रहेगा। हाइड्रोजन कितना रहेगा? वेरी गुड। और ये कितना रहेगा ऑक्सीजन? वेरी गुड, 2 रहेगा। अभी देखो यहां पे सल्फर कितना रहेगा? 1 रहेगा। हाइड्रोजन कितना रहेगा? 2। और ऑक्सीजन कितना रहेगा? 1 रहेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। सबसे पहले चीज आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको क्या करोगे इंटू 2 करोगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो 2 किया तो आपको क्या करना पड़ेगा 2H2O करना पड़ेगा। अभी देखो है, अभी यहां पे आप नोटिस क्या कर रहे हो कि ये सल्फर और ये सल्फर दोनों क्या है अकेले अकेले, मतलब दोनों क्या हुआ है स्प्लिट हुआ है। और यहां पे क्या है सल्फर अकेला है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट डाउन करो, जो एलिमेंट अकेला रहेगा उसको बैलेंस मत करो। इधर ऐसा लिखो, सल्फर इज अलोन ऑन द लेफ्ट, सॉरी राइट हैंड साइड, मेरा गलती हुआ, मैं आपको रीजन। डोंट बैलेंस इट, ये स्टेप जरा लिखना, डोंट बैलेंस इट। ये लिख लिया सब लोग ने, इसका मैं मीनिंग समझाता है, ये लिखा सब लोग ने? हाँ, तो देखो अगर आपने यहां पे सल्फर को कितना भी बदलो, सल्फर चाहिए तो यहां पे 14 भी होने दो, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है 14 से मल्टीप्लाई कर, कितना रहेगा यहाँ पे सल्फर। अभी देखो पहले चीज आप क्या करोगे, ये समझाना सबको क्या करना है। सल्फर को पहले बैलेंस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग एंड में आराम से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। वापस समझाता हूं, देखो अभी आपको समझाता हूं ये रीजन। अभी आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब आप H2S को क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी जरा चेक करो, मैं ये नेक्स्ट स्टेप में बताओ, ये नीचे का स्टेप लिख लिया ना सब लोग ने? यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये 4 होएगा, ये 2 होएगा। अभी देखो अभी नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, SO2 प्लस H2S gives rise to S प्लस 2H2O। अभी अपना सल्फर कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2 रहेगा। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, सल्फर को पहले बैलेंस मत करो। किसको पहले बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करो। तो हाइड्रोजन को क्या करोगे इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना होएगा 4 होएगा। तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होएगा 2H2S होएगा, ये कितना होएगा 2H2S होएगा। तो अभी देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी देखो यहाँ पे सल्फर कितना रहेगा 1, 2 इंटू 1 कितना होएगा 2, तो टोटल सल्फर कितना रहेगा, टोटल सल्फर रहेगा 3। इधर तक समझा? इधर तक किसी को डाउट है? हेलो, किसी को डाउट है? सर मैं दूसरा फोन से आ रहा हूँ सर। हाँ ठीक है चलेगा। बाकी किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, देखो सल्फर कितना हो गया 3 हो गया, तो अभी सल्फर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने कोई बता सकता है? 3 से। तो यहाँ पे क्या होएगा 3S होएगा, Ag प्लस HCl gives rise to AgCl plus
H2। ये तुम लोग खुद से ट्राई करो है। सिल्वर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे सिल्वर कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2। तो आप क्या करोगे, किसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2HCl आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लोरीन कितना हो गया अभी, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो Ag plus 2HCl gives rise to AgCl plus क्या आएगा, H2 आएगा। Ag कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2। Ag कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2। अभी यहाँ पे देखो, अभी आप किसको बैलेंस करोगे, कोई बता सकता है किसको बैलेंस करोगे, बताओ। Ag को, Ag1 है ना, Ag ऑलरेडी बैलेंस्ड है, किसको करोगे, Cl को करोगे into 2। तो क्या होएगा, कोई बता सकता है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होएगा, Ag भी होएगा। हाँ, तो 2 AgCl होएगा, तो Ag भी 2 से मल्टीप्लाई होएगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो Ag plus 2HCl gives rise to 2 AgCl plus H2 आएगा। Ag क्या है 1, H कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, Ag2, क्लोरीन 2, H2। अभी किसको बैलेंस करोगे, अभी कौन अनबैलेंस्ड है यहाँ पे बता सकता है, Ag को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो यहाँ पे क्या होएगा, 2Ag होएगा। हो गया पूरा बैलेंस। क्लियर है सम, किसी को डाउट है, नहीं सर। तो अभी हम लोग फोर्थ सम करेंगे, जरा लिख लेना। फोर्थ सम भी आप खुद से ट्राई करो, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन लिख लेना, NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus H2O। ठीक है, ये वाला ट्राई करो ये क्वेश्चन होने के बाद। ये रब कर दूं, ये पूरा रब कर दूं। हाँ सर। ये फोर्थ क्वेश्चन जरा ट्राई करो, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लेना। फोर्थ वाला भी क्वाइट सिंपल, हम लोग ने इससे भी डिफिकल्ट एग्जांपल सॉल्व किया, तो इसमें आई गेस किसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, अगर किसको नहीं जम रहा है तो मैं फर्स्ट स्टेप गिनता हूँ। सोडियम कितना है यहाँ पे 1, आप लोग चेक करो। हाइड्रोजन कितना रहेगा 3, सल्फर कितना रहेगा 1, ऑक्सीजन रहेगा 5। यहाँ पे सोडियम कितना रहेगा 2, सल्फर कितना रहेगा 1, ऑक्सीजन कितना रहेगा 5, हाइड्रोजन कितना है 2। आया फर्स्ट स्टेप सबको बराबर? हाँ सर। तो नेक्स्ट वाला स्टेप करो, नेक्स्ट स्टेप। अभी यहाँ पे देखो बहुत जन गलती क्या करते हैं, पहले जाके हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे आप, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा। तो सबसे इजी क्या है यहाँ पे बैलेंस करना, सोडियम को इजी है ना, इसको बस इंटू 2 कर देना। तो पहले हाइड्रोजन को मत करना, ये पहले हिंट बता रहा है।
रीजन क्या है, यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो पहले सोडियम को बैलेंस कर दो, ज्यादा इजी पड़ेगा। सोडियम 2NaOH हो गया, तो ये 2 हो गया। अभी यहाँ पे कितना होएगा देखो, ऑक्सीजन कितना होएगा, 2 + 4 होएगा, विच इज इक्वल टू क्या, 6। और जो हाइड्रोजन होएगा, हाइड्रोजन कितना होएगा, 2 और प्लस कितना रहेगा 2, तो हाइड्रोजन टोटल कितना होएगा, 4 होएगा। ये क्लियर है क्या हो गया? देखो मैं वापस समझाता है। देखो पहले कितना था, 3 और 5 था। अभी देखो 2 × 1 कितना होएगा, 2 और इधर कितना रहेगा 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन कितना रहेगा, 4 रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्या करते, ऑक्सीजन चेक करते। ऑक्सीजन कितना होएगा, 2 × 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना रहेगा 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना रहेगा 4 रहेगा, तो टोटल ऑक्सीजन कितना रहेगा 5 + 1 रहेगा, विच इज इक्वल टू 6। क्लियर है? ये क्लियर है स्टेप सबको? सिर्फ गिनने को आना चाहिए, बस उतना ही है, और कुछ नहीं। गिनने को आ गया तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। 2NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस क्या आएगा, H2O आएगा। सोडियम कितना हो गया अपना 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, सल्फर कितना हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 6। सोडियम कितना है 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 2। अभी किसको बैलेंस करोगे यहाँ पे, किसको इजी है बैलेंस करने को, ऑक्सीजन को इजी है बैलेंस करने की हाइड्रोजन को? कोई बता सकता है? हाइड्रोजन। तो इसको इंटू 2 करो, तो इसको इंटू 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2O होएगा। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन गिनो कितना होएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो हो गया ना बैलेंस, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है, तो अपना बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या आएगा, 2NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus 2H2O। CH कितना 4 आएगा, C रहेगा ना, कार्बन डिफरेंट है ना, अच्छा CH4 है, CH4 है। ओके, तो कार्बन कितना रहेगा, कार्बन 1, 1। फिर ऑक्सीजन 2 रहेगा। अभी ठीक है, अभी राइट हैंड साइड पे बताओ क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्या 2 रहेगा, नहीं कार्बन 1 रहेगा, फिर और ऑक्सीजन 2 रहेगा। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, चेक करो ऑक्सीजन कितना है, हाँ 3 रहेगा। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, किसको पहले बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इंटू 2 किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2 होएगा। हम लोग का टोटल ऑक्सीजन कितना रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। ओके चलो अभी नेक्स्ट स्टेप प्रीतेश बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। सर हाँ बोल ना। CH4 plus O2 के ऊपर कुछ लिखा है क्या? नहीं कुछ नहीं लिखा मैंने। हाँ तो उतना ही बोलो हाँ। बस। बताओ क्या रहेगा। हाँ बोल। C1 आगे बोलो। H4 O2 C1 हाँ ये तो सिंपल है, तो दिया O3 ऑलरेडी। ये O4 रहेगा ना, देखना अभी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी कितना रहेगा, 2 × 1 2 होएगा ना, तो ऑक्सीजन 4 होएगा। और हाइड्रोजन कितना रहेगा, हाइड्रोजन 4। अभी किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन सर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, हो गया बैलेंस। चलो एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। KClO3 gives rise to KCl plus O2
ये ट्राई करो, हिंट समझ जाएगा। ऋषिका यहाँ पे बताओ क्या का कंपाउंड्स रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। और ये साइड पे बताओ, राइट हैंड साइड पे। A1CL1O2। हाँ, किसको बैलेंस करोगे? O को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 को? सिंपल है ना, एलसीएम निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको किससे करोगे? 2 से। हो गया, तो ये क्या होएगा? 2 KClO3 होएगा, और ये कितना होएगा? 3O2 होएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? कितना होएगा टोटल? के कितना होएगा ऋषिका यहाँ पे? अभी के कितना होएगा? अभी के कितना होएगा? हेलो हाँ बोलो, के कितना होएगा यहाँ पे? 2 होएगा इंटू 2। और Cl कितना होएगा? 2। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप शौनक बताओ। हेलो शौनक, हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या रहेगा? किसको बैलेंस करोगे? हाँ सर। किसको बैलेंस करोगे? के हाँ, के या Cl को, कुछ मतलब नहीं है। एक बेसिक रिएक्शन मतलब, चलो हम लोग एक प्रोडक्ट A को लेते हैं, इसको ऐड करते हैं एक प्रोडक्ट B के साथ, तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे A प्लस B मिलेगा, ठीक है। अभी सपोज रेट ऑफ रिएक्शन क्या मालूम है क्या? कितना A B के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो AB फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज ये रिएक्शन को होने के लिए सपोज कितना मिनट्स लगता है? 10 मिनट्स लगता है। सपोज ये रिएक्शन होने के लिए कितना मिनट्स लगता है? 10 मिनट्स लगता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? हेलो। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? एकदम सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे। देखो, इसको इंक्रीज करने का मतलब क्या है? हम लोग टाइम को क्या कर रहे? कम कर रहे। हम लोग टाइम ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे? कम कर रहे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, इसका मतलब A और B को रिएक्ट करके A प्लस B फॉर्म करने को जो टाइम लगता है वो क्या होता है? रेड्यूस होता है। देखो वापस समझाता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? A और B कितने जल्दी रिएक्ट करते हैं A प्लस B फॉर्म करने। तो सपोज इसको फॉर्म करने को कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट्स लग रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? मैं ये जो टाइम है 10 मिनट्स का, उसको क्या कर रहा हूं? उसको मैं लेस कर रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, मतलब ये टाइम कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स होएगा। कौन सा टाइम 5 मिनट्स होएगा? A प्लस B फॉर्म होने का टाइम अभी कितना होएगा? 5 मिनट्स होएगा। अभी ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? 5 मेथड है, ठीक है। इसको करने का 5 मेथड से, तो सबसे इजी से हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे इजी क्या है? टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा मतलब टाइम क्या लगेगा इनको रिएक्ट करने? कम लगेगा। एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। ये ना एक्चुअली ग्राफ रहता है, मतलब ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट होता है, मैं इसको जरा समझाता हूँ। ये तुम लोग को 12th में है, तो अभी इतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं है। तो देखो फर्स्ट में बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अपना क्या रहता है? रिएक्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या रहता है? रिएक्टेंट। यहाँ पे अपना क्या रहता है? प्रोडक्ट रहता है। तो क्या लगता है मालूम है क्या? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने उसको इतना एनर्जी लगेगा। उसको क्या लगेगा? इतना एनर्जी लगेगा। तो ये एनर्जी इसको कैसे मिलेगा?
टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये एनर्जी इसको कैसे मिलेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होएगा? हीट एनर्जी बढ़ जाएगा। मतलब ये जो रिएक्टेंट है इसका एनर्जी कहां पे पहुंच जाएगा? यहां पे। एक बार ये वाला एनर्जी रीच किया, उसके बाद उसको प्रोडक्ट फॉर्म होने को क्या होएगा? कुछ टेंशन नहीं है। तो देखो सिंपल आइडिया है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होएगा? हीट एनर्जी बढ़ता है। किसका हीट एनर्जी बढ़ता है? रिएक्टेंट का हीट एनर्जी, जिसके कारण क्या होता है? ये वाला एनर्जी इंक्रीज करता है। इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जैसे ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रीच करेगा, जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे। ये हीट एनर्जी इसको क्या करेगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक पहुंचाता है। एक बार रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्रॉस करता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट वाला मेथड क्या है? फर्स्ट वाला मेथड है टेम्परेचर बढ़ाना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ता है। ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए, जिससे क्या होता है, रिएक्टेंट को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलने से क्या होता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक पहुंचता है। जैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी हो गया, वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट्स में। सेकंड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन। देखो दो टाइप का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, एक रहता है डाइल्यूट, दूसरा रहता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब एकदम सिंपल थोड़ा समझा। डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट का मतलब है मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, इसमें मैं वो बता रहा हूं, 1 लीटर वाटर है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? बस एक ऐसा थोड़ा सा मैंने क्या किया, एक ऐसा छोटा सा मैंने क्या किया, शुगर का एक मॉलिक्यूल डाल दिया। तो क्या इसमें स्वीट टेस्ट आएगा? मीठा टेस्ट आएगा इसमें? इतना सा थोड़ा सा शुगर डालेगा तो स्वीट टेस्ट आएगा इसमें? नहीं आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी सपोज हम लोग ने क्या किया, एक वन सेम क्या करते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट इसमें चलो इसमें 1 स्पून लिखते, चलो 1 स्पून। अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 20 स्पून्स डाल रहा हूं। 20 स्पून्स क्या डाल रहा हूं? शुगर डाल रहा हूं। तो क्या होएगा, कोई बता सकता है क्या होएगा? अरे नहीं, क्या होएगा इसमें, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत क्या होएगा, शुगरी होएगा। मतलब इसका टेस्ट क्या रहेगा? एकदम ज्यादा स्वीट रहेगा ना, इसका टेस्ट एकदम ज्यादा स्वीट रहेगा। मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तो क्या होएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? लेस रहेगा। क्या बोला? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन लेस है। कॉन्सेंट्रेशन लेस रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? लेस रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट केस में, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके लैब में 2 टाइप का H2SO4 रहेगा मेरे हिसाब से। एक डाइल्यूट H2SO4 रहेगा और एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहेगा। अभी ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो बॉटल रहता है ना, इसको बंद करके रखते हैं, और ये जो डाइल्यूट H2SO4 का जो बॉटल है, इसको खुले बॉटल में रखता है।
तो क्या रीजन क्या है? क्योंकि अगर कोई बच्चे ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हाथ लगाया तो उसका हाथ जल सकता है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 यूज किया तो क्या होएगा? ज्यादा इतना नुकसान नहीं होएगा। समझ रहे कौन? मतलब क्या हो रहा है, जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता है तो उसका रिएक्शन का जो ताकत है बहुत ज्यादा होता है। जब डाइल्यूट रहता है तो उसका रिएक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? लेस रहेगा। क्या होता है मालूम है क्या? मैं पहले इसका आंसर लिख के बताता हूं। देख, दो टाइप का पार्टिकल्स रहता है, एक स्मॉल साइज पार्टिकल रहता है और लार्ज साइज पार्टिकल रहता है। तो जब साइज, मतलब साइज क्या रहेगा? कम रहेगा। साइज कम रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा। जब साइज क्या रहेगा? साइज ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? कम रहेगा। ये बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चे लोग को, लेकिन ये मैं आपको समझा देता हूं। पहले ये में क्या, हम लोग का जो पोल्यूशन रहता है, तो पोल्यूशन से क्या बोलते हैं, हम लोग का बॉडी को बहुत इफेक्ट होता है। तो पोल्यूशन का जो सबसे डेंजरस जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? PM2.5। PM2.5 इसके बारे में किसने सुना है? PM2.5, PM2.5 किसने सुना है? ठीक है, नहीं सुना तो भी कोई मतलब नहीं, मेरे को नहीं लगता आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो देखो, दूसरा जो है इसको चलो हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। अभी देखो क्या होता है मालूम है क्या? डस्ट पार्टिकल्स जो रहता है, या फिर हम लोग का ये क्या रहता है? नॉर्मल जो मड रहेगा, मट्टी। ओके, नॉर्मल मट्टी रहेगा, मतलब इसको क्या बोल सकते हो सिंपल में? सैंड बोलो या फिर क्ले बोलो, चलो, या फिर सॉइल बोलो। ओके, अभी देखो, ये जो PM2.5 है ना, इसका साइज क्या है? इसका साइज एकदम कम है। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो सैंड, क्ले और सॉइल का बना है, इसका जो साइज रहता है ये एकदम ज्यादा रहता है। ये आप लोग को आपके आंखों से दिखता है, मतलब नॉर्मल विजिबल टू ह्यूमन आई रहता है, ये लेकिन विजिबल नहीं है ह्यूमन आई से। तो क्या होता है मालूम है क्या? ये पार्टिकल्स जब हम लोग अंदर ब्रीथ करते हैं तो ये क्या करता है? हम लोग के लंग्स में एकदम डीप जाता है, और हम लोग जैसे ओल्ड होते हैं, 40-45 ईयर्स होता है, हम लोग का बॉडी क्या होता है? हम लोग का बॉडी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, किसके कारण हो रहा है? ये PM2.5। अब ये PM2.5 क्या है? हम लोग का जो सीमेंट, टार, कंक्रीट, ये क्या होता है? जब हम लोग सीमेंट का कभी भी काम करते हैं, क्या होता है? वो डस्ट पार्टिकल जो रिलीज होता है, ये ना बहुत, मतलब एटमॉस्फेयर में जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या रहेगा? सिगरेट। सिगरेट जब स्मोक करता है तो क्या होता है? स्मोक जो पार्टिकल्स रहता है ये 2.5 नैनोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर से छोटा रहता है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर में जाता है। लेकिन ये जो है डस्ट पार्टिकल्स, ये किधर मिलता है? हम लोग का फुटबॉल फील्ड, जो मैक्सी ग्राउंड पे कभी भी जाओगे, क्या होता है? बच्चों फुटबॉल खेलते तो क्या होता है? मट्टी कैसा होता है? उड़ता है। लेकिन क्या होता है? वापस क्या होता है? सेटल हो जाता है। ठीक है, इससे अपने को कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इससे अपने को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो यहां पे मेरे को क्या समझाना है कि साइज ऑफ पार्टिकल अगर छोटा रहेगा तो क्या होएगा? वो ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम्स देता है। प्रॉब्लम्स दे रहा है मतलब ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। दूसरा क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल लार्ज रहेगा तो ये हम लोग का बॉडी को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में इतना ज्यादा नहीं रहेगा। यहां पे ये पहले बना लो, फिर मैं इसका एक और एक आइडिया देता हूं। ठीक है, ये पहले ये बना लो पहले। ये बना लिया सब लोग ने? हाँ हाँ,
नहीं, पीएम नहीं है। पीएम मतलब क्या है? पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। और ये जो 2.5 है ये उसका साइज बताता है, मतलब ये क्या है? 2.5 माइक्रोमीटर रहेगा। इसको ऐसा भी लिखते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये इसका साइज है। इसका साइज अराउंड कुछ तो कितना रहता है? कुछ अराउंड 1 मिलीमीटर ऐसा कुछ रहता है। 1 मिलीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर है। ठीक है, ये हाँ, ये डस्ट पार्टिकल का साइज, मतलब ये सब तुम लोग को नहीं है, लेकिन मैं जरा ये समझाने के लिए मैं जरा ये समझा दिया, उतना ही। अभी देखो, एक और आपको एक चीज बताना है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग का देखो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक बड़ा एक मतलब स्टोन है। ठीक है, एक स्टोन है जिसका साइज इतना है। इसको मैं क्या कर रहा हूं? प्रेशर अप्लाई करके क्या कर रहा हूं? पाउडर में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसको प्रेशर अप्लाई करके क्या कर रहा हूं? पाउडर में कन्वर्ट कर रहा हूं। आप बताओ, पानी किस में ऑब्जर्व होएगा? इसमें ऑब्जर्व होएगा कि इसमें ऑब्जर्व होएगा? पाउडर में होता है। इसमें रीजन क्या है मैं इसको बता, इधर रहेगा। तो इसका रीजन क्या है? इसमें ना जो एक एक पार्टिकल है, इसका इधर क्या होता है मालूम है क्या? एरिया, एरिया इसमें ज्यादा रहता है, इसमें एरिया कम रहता है। कौन सा एरिया? रिएक्ट होने वाला एरिया। ये देखो, ये समझ लो। देखो इसके अंदर, देखो स्टोन के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स रहेगा। वो पार्टिकल्स को क्या रहेगा? एक सेपरेट एरिया रहेगा, राइट? मतलब ये अंदर का जो मतलब पार्टिकल्स रहेगा उसको भी एक खुद का एरिया रहेगा। लेकिन यहां पे रिएक्ट क्या हो रहा है? सिर्फ बाहर के सरफेस पे रिएक्ट हो रहा है। देखो लॉजिक समझो, ये अपना क्या है? स्टोन है। अभी मैंने पूरा स्टोन को पानी में रिएक्ट किया तो क्या होएगा? उसको सिर्फ बाहर रिएक्ट कर सकता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बहुत सारा पार्टिकल्स है, स्मॉल स्मॉल साइज का। बहुत पार्टिकल्स रहेगा मतलब क्या हो रहा है? एरिया बढ़ जाता है जिसमें पानी ऑब्जर्व हो सकता है। तो इसके कारण यहां पे क्या होता है? यहां पे अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और यहां पे अपना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहता है। मैं एक और इसका समझाता हूं। देखो, आपका जो मतलब स्प्रे पेंटिंग आप लोग ने किसने देखा है? स्प्रे पेंटिंग, पेंटिंग करते हैं स्प्रे से। हाँ, तो आपने देखा रहेगा वो जो स्प्रे रहता है उसमें जो पेंट का जो पार्टिकल रहता है एकदम स्मॉल रहता है, लेकिन क्या होता है? ये हमेशा के लिए चिपक जाता है उस पे। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें क्या होता है? बहुत सरफेस एरिया मिलता है, जिससे क्या होता है? हम लोग का कॉस्ट बच जाता है। अगर देखो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने 1 लीटर पेंट का बॉटल यूज किया, उससे क्या होएगा? बहुत ज्यादा मतलब ऐसा, मतलब देखो अगर मैंने क्या किया, अगर सपोज मेरे को एक वॉल को पेंट करना है ऑयल पेंट के साथ, तो क्या होएगा? पेंट क्या होएगा? ऐसा नीचे ड्रिप होते रहेगा ना, तो जिससे क्या होएगा? पेंट वेस्ट होता है। लेकिन जब स्प्रे पेंट करते हैं, स्प्रे पेंट करने पे कभी तुम लोग ने देखा ऐसा ड्रिप होते हुए? कभी देखा किसी ने? नहीं होता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या होता है? चिपक जाता है। चिपकने का रीजन क्या है? क्योंकि उसमें एरिया ज्यादा मिलता है। देखो नेक्स्ट वाला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभी नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या है? 2 टाइप का नेचर रहता है। एक क्या रहता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और दूसरा है लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो इसका मतलब समझाता है। तो रिएक्टिव मेटल्स आपको कहां मिलता है? पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट ग्रुप में मिलता है। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। और एक एग्जांपल क्या रहेगा? 17th ग्रुप। 17th ग्रुप क्या है? क्लोरीन। ये क्या रहेगा? हाईली रिएक्टिव रहेगा। हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है? इसको अगर इसमें से सपोज मैंने सोडियम को पानी में डाला तो क्या होएगा? एक्सप्लोशन होता है।
सोडियम को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तभी क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रिएक्टिविटी क्या रहता है, हाई रहता है। रिएक्टिविटी हाई रह रहा है मतलब रिएक्टिविटी हाई हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या है, ज्यादा है। अभी चलो क्लोरीन का बात करते हैं। क्लोरीन क्या है मालूम है क्या, अगर क्लोरीन फ्री स्टेट में रहेगा तो ये एकदम पॉइजनस गैस है। ठीक है, ये एकदम क्या है, पॉइजनस गैस है। क्लियर है, फर्स्ट वाला पार्ट समझा। सोडियम मतलब फर्स्ट ग्रुप मेटल और 17th ग्रुप मेटल ये क्या है, एकदम ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। तो जिससे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या होएगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स का एग्जांपल क्या रहेगा, ग्रुप आई गेस ग्रुप 14 आएगा। ग्रुप 14 मतलब क्या, कार्बन का एलिमेंट्स। ठीक है, कार्बन एलिमेंट्स। और दूसरा जो लो रिएक्टिव है वो है 18 को क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स। ये क्या करेगा, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। रिएक्ट नहीं करेगा मतलब क्या है, इसका रिएक्टिविटी क्या है, इसका रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी कम है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम रहेगा। तो याद रखो, ज्यादा रिएक्ट होने वाले मेटल्स क्या रहेंगे, हाईली रिएक्टिव, मतलब इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लो रिएक्टिव मेटल्स में क्या रहेगा, रिएक्टिविटी कम रहेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, लेस रहेगा। नोबल गैसेस रहेगा 18 ग्रुप। अभी जो लास्ट वाला है, फिफ्थ वाला जो पार्ट है, फिफ्थ वाला पार्ट कौन सा है, कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, इसका डेफिनेशन लिखो। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which does not take part in a reaction but speeds up the chemical reaction. Catalyst is a substance which does not take part in a reaction but speeds up the chemical reaction. तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, KClO3 क्या फॉर्म करता है, KCl प्लस 3O2, ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। तो ये जो रिएक्शन है इसको होने के लिए कितना रखता है, 1000 डिग्रीज लगता है। इसको होने के लिए कितना रखता है, 1000 डिग्रीज लगता है। लेकिन मैं अगर MnO2 यूज करता हूं, ठीक है, MnO2 यूज करता हूं, MnO2 क्या है, कैटलिस्ट। तो जब मैं MnO2 यूज करता हूं तो ये KClO3 का जो रिएक्शन है ये कितने डिग्रीज पे होएगा, 500 डिग्री सेल्सियस पे होएगा। ठीक है, मतलब इधर क्या हो रहा है, MnO2 रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, आपको किधर भी Mn मैग्नीशियम दिखेगा नहीं, लेकिन इसके प्रेजेंस के कारण क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, 500 डिग्री सेल्सियस में भी अपना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। पहले कितने में हो रहा था, 1000 डिग्रीज में हो रहा था, अभी कितने में हो रहा है, 500 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है। इस रहने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। बस